कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर एक खास क्रीम लगाई जा रही होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसे इतनी खौफनाक सजा मिलने वाली है। इसी दौरान गार्ड्स ने बिना कुछ समझे उसके गले में एक काउंटडाउन टाइमर लटका दिया और उसकी बांह पर एक मजबूत स्टील रिंग कस कर बांध दिया। अगले ही पल उन्होंने ट्रेन का एक होल खोला और बेरहमी से उसका हाथ होल से बाहर निकाल दिया। उसका हाथ उस होल से बाहर जाते ही उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाती हैं। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही अचानक उसकी चीखें खत्म हो गईं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -200 डिग्री होता है। उस आदमी की बांह उस बर्फ की वजह से जमकर सख्त हो चुकी थी। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, गार्ड्स ने उसका हाथ उस होल से अंदर खींच लिया। एक गार्ड ने जब चम्मच से उसका हाथ चेक किया तो वह पूरी तरह लोहे का बन चुका था। तभी अचानक एक गार्ड ने अपना भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और उसके जमे हुए हाथ के बीच से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना हाथ धड़ से अलग होते ही वह आदमी वहीं पर तड़पने लगा। ये देखकर ट्रेन के अंदर बैठे गरीब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो ये सब खामोशी से देख रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि यह वो दौर है जब पूरी जमीन बर्फ की चादर में दब चुकी थी। इंसानियत का लगभग 99% हिस्सा सर्दी की वजह से खत्म हो चुका था और जो कुछ लोग बच गए थे वही सिर्फ इस लगातार चलने वाली ट्रेन में पनाह लिए हुए हैं, जो पिछले 15 सालों से रुकने का नाम नहीं लेती और इस जमी हुई दुनिया में गोल गोल घूम रही होती है। और अगर यह ट्रेन गलती से भी रुक गई तो इसका इंजन बर्फ की वजह से जम जाएगा और ट्रेन के अंदर बसे पूरे के पूरे लोग मारे जाएंगे। दरअसल इस ट्रेन के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई थी। हर सेल एक अलग क्लास का था। सबसे पीछे टेल सेक्शन होता है, जहाँ पूरे 1000 गरीब और बदकिस्मत लोग थे। इन सब की जिंदगी किसी जेल से कम न थी। यहाँ न साफ सफाई होती और न ठीक से खाना। इन बेचारे लोगों को जिंदा रहने के लिए बस एक काले रंग की प्रोटीन बार दी जाती थी, जिसे खाकर वो अपना दिन गुजारते थे। उससे अगले वाले सेल में सब मिडिल क्लास लोग थे। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी गरीब लोगों से कहीं हद तक बेहतर थी, क्योंकि इन्हें यहाँ खाने के लिए साफ खाना मिलता था और पीने के लिए साफ पानी। इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास सेल, जहाँ अमीर और VIP लोग रहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने काफी तगड़ी रकम देकर टिकट खरीदा था, इसलिए इस सेल के सब लोगों को लग्जरी रहन सहन और VIP खाना दिया जाता और इन सब लोगों का ट्रेन के सिस्टम पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। ये जो चाहें वो कर सकते थे। तभी सुबह हुई और 2 गार्ड सेल के अंदर पहुंच गए। उन्हें वायलिन बजाने के लिए एक माहिर आदमी चाहिए था। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा कि वह और उसकी बीवी दोनों वायलिन बजाना जानते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से सीधा मना कर दिया। ये सुनते ही एक गार्ड ने उसकी बीवी पर हमला करके उसका हाथ तोड़ दिया और उस बूढ़े को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। ये मंजर देखकर वहाँ खड़े सब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वो बेचारे उन गार्ड्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी दौरान हम एक आदमी कर्टिस को देखते हैं, जो अपने दोस्त एडगर के साथ मिलकर चुपचाप कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक औरत तान्या ने उसे इशारा करके बताया कि वो चीज उसके बेटे के पास है। कर्टिस ने किसी तरह करके उस बच्चे से वो काली बार ले ली। ये वही बार है जो इस सेल के अंदर मौजूद सब लोगों को दी जाती है। दरअसल वो लोग इस प्रोटीन बार के अंदर छुपे हुए सीक्रेट मैसेज ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये संदेश ट्रेन के सबसे आगे वाले सेल से किसी नामालूम इंसान के जरिए भेजे जा रहे थे। टेल सेक्शन के लोग इतनी बुरी हालत में जी रहे थे कि उनके लिए ये छोटे छोटे संदेश ही जीने की आखिरी उम्मीद थे। कर्टिस ने तुरंत उस बार को बीच से काटा और बार के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज होता है। कर्टिस ने उस मैसेज को सीधा एक आदमी गिलियम को दे दिया, क्योंकि गिलियम टेल सेक्शन का सबसे पुराना और समझदार इंसान था। इस बार जो मैसेज आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम नामगुंग मिंसू लिखा हुआ था, और शायद ये नाम ही उनकी किस्मत बदलने वाला था। नामगुंग मिंसू वो आदमी जिसने खुद इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजाइन किए थे, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि अब यहाँ की पुलिस ने उसे ही ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद कर रखा है। यहाँ अब कर्टिस गिलियम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि अगर हमें यहाँ से आजादी चाहिए तो हमें किसी भी तरह करके नामगुंग को जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही एक आखिरी रास्ता है। हम उसकी मदद से एक एक करके ट्रेन के सारे दरवाजे खोलते हुए सीधा इंजन तक पहुंच जाएंगे। अगर इंजन उनके कंट्रोल में आ गया तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि वो सब इस ट्रेन को अपने काबू में करके सीधे फर्स्ट सेल के अंदर जा सकते थे। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। उसी रात सेल के अंदर एक औरत मेसन आती है। इस बार उनकी डिमांड और भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें एक बच्चा चाहिए था। उस औरत ने आते ही सब बच्चों की हाइट मापना शुरू कर दी। ये देखते ही तान्या अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन तभी मेसन उसे देख लेती है और सारे गार्ड जबरदस्ती उस बच्चे को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। ये बच्चा वो लोग क्यों लेकर गए ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जैसे ही एंड्रू ने उसे जाते हुए देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सब गार्ड्स पर हमला करके उस मेसन के सर पर अपना जोरदार जूता दे मारा, लेकिन मेसन बिना कुछ कहे उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सब गार्ड्स वापस आकर एंड्रयू को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब उसकी सजा का समय आ चुका था। ये वही सजा थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। एंड्रयू का हाथ जैसे ही ट्रेन से बाहर गया, ठीक 2 मिनट के अंदर ही अंदर उसका हाथ तड़पती हुई बर्फ ने लोहे की तरह जमा दिया। गार्ड्स ने बिना किसी रहम के एक हथौड़ा उठाया और उसके हाथ को लकड़ी की तरह बीच से तोड़ दिया। हाथ के टुकड़े
टुकड़े होते ही एंड्रू दर्द से चीखने लगा, लेकिन अब भी यह सजा नहीं थी, ये सिर्फ एक वार्निंग थी। तभी वहाँ एक औरत जो इस ट्रेन की मिनिस्टर थी, हाथ में पकड़ा हुआ वही जूता लेकर आती है जो एंड्रू ने उस मेसन को मारा था। उसने आते ही सबसे कहा, इंसान की पहचान उसके जूते से होती है और जूता पैरों में ही जचता है, सर पर नहीं। अपनी औकात हमेशा याद रखना, और आज के बाद जिसने भी जूता उठाने की कोशिश की तो उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। मिनिस्टर के इन लफ्जों ने टेल सेक्शन के सब लोगों के खून में आग लगा दी। सबके अंदर बदले की आग भड़कने लगी, लेकिन वो चाहकर भी उनसे पंगा नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस सेल के अंदर सबसे पुराने आदमी गिलियम को भी ठीक ऐसे ही सजा दी गई जिसमें उसकी टांग काट दी गई थी। इसलिए अब कर्टिस किसी भी तरह करके जो कुछ हो चुका है सबका बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह गुजार नहीं सकते थे। कर्टिस ने उस बूढ़े आदमी से कहा, मुझे लगता है कि गार्ड्स की गनों में सब बची कुची गोलियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जितनी भी छोटी बड़ी जंग हुई थी उनमें सारी गोलियां खत्म हो चुकी होंगी, और ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई सिस्टम भी नहीं है। मतलब गार्ड सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए खाली गन्स लेकर घूम रहे हैं। अब उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस शक को दूर करने का। वो बिना सोचे सीधे उन गार्ड्स के सामने चला गया। जाते ही उसने उनकी गन अपने माथे पर तान दी और तुरंत उस गन का ट्रिगर दबा दिया। दबाते ही कोई भी गोली उस पर नहीं चली। ये देखकर एडगर ने जोर से चीख कर सबको बताया कि इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये सुनते ही सब लोगों ने पहले से छुपाया हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रम उठाया और सीधे उन गार्ड्स पर बम की तरह फेंक दिया, जिससे कुछ गार्ड्स वहीं पर ढेर हो गए। सबने एक के बाद एक उन पर अपना हल्ला बोल दिया, जिससे धीरे धीरे सब गार्ड्स वहीं पर ढेर होते गए। देखते ही देखते सब गरीब लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही मोटा टकला गार्ड आ गया। एक बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा उसके हाथ लगते ही उसने सबको मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक पतला आदमी खड़ा हुआ। आज उसका बदला लेने का समय आ चुका था। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मौका देखते ही उसने उस टकले के अंदर चाकू घोंप दिया और उसके पास पड़ी सारी चाबियां बाहर निकाल ली। चाबियां हाथ लगते ही वो सब जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले नामगूंग मिन्सू को आजाद करके उस सेल से बाहर निकाला, लेकिन वो आदमी सेल के अंदर पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। काफी देर तक उठाने के बाद भी वो आदमी नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने अपना दिमाग लगाया और तभी कर्टिस ने कुछ गोलियां बाहर निकाली। ये गोलियां कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि ये क्रोनोल टैबलेट थी, जिसकी वजह से सब नशे में धुत पड़ जाते हैं। जैसे ही कर्टिस ने वो गोलियां उसे सूंघाई, वो तुरंत उठ पड़ा। उसकी बेटी के अंदर भी एक खास बात थी, और वो ये कि बंद सेल के पार भी वो पूरी तरह सुन सकती थी कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। उठते ही कर्टिस ने उससे कहा कि अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें हर दरवाजा खोलने के बदले एक क्रोनोल गोली दी जाएगी। ये डील सुनते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसने वो सबसे पहला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो सबसे पहले किचन वाले सेल में पहुंचे, जहाँ कोई भी नहीं था। उनके सामने एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी, खिड़कियां, और उन खिड़कियों से आती हुई सूरज की रोशनी। 17 साल बाद उन गरीब लोगों ने अपने सामने पहली बार रोशनी देखी। उसी पल उन्हें याद आया कि दुनिया कभी अंधेरी ही नहीं थी। अपने सामने बाहर की दुनिया देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आखिरी आस भी लग चुकी थी। वो तुरंत अगले सेल में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक आदमी था जो टेल सेक्शन के सभी लोगों के लिए वो काले रंग की प्रोटीन बार बनाता था। जैसे ही कर्टिस ने झांक कर प्रोटीन बार को बनते देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो प्रोटीन बार सब जले सरे कॉकरोचेस को पीस कर बनाई जा रही थी। अपने सामने ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो वो इतने सालों से खा रहे थे वो गंदे कॉकरोच का पिसा हुआ कीमा खा रहे थे। ये देखते ही कर्टिस उस आदमी को पकड़कर पीटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने दिखाया कि उसे भी खाने में यही प्रोटीन बार दी जा रही है, क्योंकि यहाँ की मिनिस्टर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये प्रोटीन बार नहीं बनाई तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। इसलिए कर्टिस मजबूरन उसे छोड़ देता है और ये बात किसी को नहीं बताता। वो जानता था अगर ये सच सबको पता चल गया तो लोग लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे, इसलिए वो इस राज को अपने अंदर दबा लेता है। कई सालों बाद उनके सामने ढेर सारी प्रोटीन बार थी, जिसे देखते ही वो अंधे की तरह टूट पड़े। इसी दौरान कर्टिस को एक और मैसेज मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर वाटर लिखा हुआ था। ये एक सिंपल लफ्ज था, लेकिन शायद इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ था। कर्टिस ने जैसे ही वो संदेश उस बूढ़े आदमी को दिया, उसे तुरंत समझ आ गया कि अब उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचना होगा। ये ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो यहाँ उस हिस्से को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो वो सब फर्स्ट क्लास वालों का पानी बंद करके उनसे अपनी बात मनवा सकते थे और बिजनेस क्लास वाले सेल में अपनी जगह बना सकते थे। लेकिन ये काम जितना सोचने में आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। जब वो लोग अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़े थे, तभी उस लड़की को खतरा महसूस हो गया। उसने उन्हें दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन तब तक उन्होंने आधा दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही वो दरवाजा खुला, उनके सामने गार्ड्स का पूरा झुंड अपने हाथ में हथियार पकड़े खड़ा था। उन्होंने बिना सोचे सब गरीब लोगों पर अंधाधुंध कोल्हाड़ियों की बरसात कर दी। वो गार्ड
गार्ड्स एक के बाद एक सब लोगों को चीरते जा रहे थे। बेचारे गरीब लोगों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सब वहीं मरते गए। देखते ही देखते पूरा सेक्शन लाशों से भर गया। इसी दौरान एक गार्ड आया। उसने आकर ऐलान किया कि ट्रेन कुछ ही देर बाद सायरन ब्रिज से गुजरने वाली है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर चढ़ने लगी, सब गार्ड्स ने अचानक हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर साल ये ट्रेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उस ब्रिज से गुजरती थी। थोड़ी ही आगे आने पर ट्रेन के सामने बर्फ की बड़ी चट्टान थी जिससे ट्रेन टकराने वाली थी। ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही देर बाद ट्रेन उस चट्टान के पास पहुंच गई। पहुंचते ही वो ट्रेन उस चट्टान को चीरते हुए ब्रिज से आगे निकल जाती है। उस झटके की वजह से पूरा कंपार्टमेंट हिल जाता है। इसी दौरान वो लड़की जब खिड़की के पास जाकर नीचे झांकती है, तब नीचे बर्फ उसे पिघलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। मतलब बाहर की दुनिया शायद वापस जिंदा हो रही थी। ये देखकर उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। लेकिन तभी वो मिनिस्टर वहाँ आ जाती है। उसने आते ही सबसे कहा कि तुम लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। विलफोर्ड की ही वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो। अगर वो न होते तो तुम लोग आज कुत्ते की मौत मर चुके होते। दरअसल विलफोर्ड वो शख्स है जिसने ट्रेन को इंसानियत का आखिरी ठिकाना बनाया, मगर बदले में उसने पूरी ट्रेन को एक नर्क में बदल दिया। उसने ट्रेन वाले टेल सेक्शन के लोगों की हालत कुत्ते से भी बदतर कर दी थी। उस मिनिस्टर ने उनसे आखिरी बार कहा कि अब सजा के तौर पर 17% लोगों को खत्म करने वाले हैं। उसने कहा कि अब आगे एक बहुत ही बड़ी अंधेरी टनल आने वाली है जिससे ट्रेन गुजरेगी। ये सुनते ही सब गार्ड्स ने नाइट विजन पहन लिए। तभी कर्टिस ने सबको नीचे झुकने को कहा। जैसे ही ट्रेन टनल में घुसी, सब गार्ड्स ने सब गरीबों को मारना शुरू कर दिया। सब बेचारे गरीब लोग उनका शिकार बनते जा रहे थे। एक के बाद एक सब वहीं पर ढेर होते गए। इसी दौरान कर्टिस ने सबको जोर से आवाज दी, चैन, हमें आपकी जरूरत है। चैन, माचिस लेके आओ। चैन। ये सुनकर सब वहाँ मशालें लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सब वहाँ पहुँचे, पूरा सेक्शन रोशनी से जल उठा। इसी का फायदा उठाकर सब गरीबों ने उन पर आग बरसाना शुरू कर दी। पूरा सेक्शन तहस नहस होता जा रहा था। इसी दौरान एक साथी ने चाकू सीधा उस मिनिस्टर की टांग पर दे मारा। लेकिन तभी कर्टिस के दोस्त एडगर को एक गार्ड ने पकड़ लिया। एडगर उसे चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, लेकिन कर्टिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं पर मरता छोड़कर सीधा उस मिनिस्टर की तरफ भाग पड़ा। उसने सोचा कि उसे पकड़कर अपने दोस्त को छुड़वा लेगा, लेकिन पीछे से उस गार्ड ने उसके अंदर चाकू घोंपकर उसे वहीं पर मार डाला। अपने सामने अपने साथी को मरता देखकर वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे मरता हुआ देखकर उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। उसने तुरंत उस मिनिस्टर को पकड़ लिया और सबको कहा, अपने हथियार फेंक दो। इसी दौरान वो ट्रेन भी उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल जाती है। उन्होंने उस मिनिस्टर को कैदी बनाकर उससे सारी जानकारी उगलवाना शुरू कर दी। कर्टिस ने उससे पूछा कि वो मैसन बच्चों को कहाँ लेकर गई है, लेकिन मिनिस्टर ने उसे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि सब बच्चे विलफोर्ड के साथ इंजन वाले सेक्शन में हैं। कर्टिस ने पूछा कि वाटर सप्लाई वाला सेक्शन कहाँ पर है। उसने बताया कि वाटर सेक्शन भी इंजन रूम में है, क्योंकि जब ट्रेन चट्टान से टकराती है तब ट्रेन के अगले वाले हिस्से में बहुत सारी बर्फ इकट्ठी होकर पिघल जाती है और फिर वो सारा पानी साफ करके वीआईपी लोगों को दिया जाता है, और जो गंदा पानी होता है वो गरीब मतलब तुम लोगों को दिया जाता है। ये सुनते ही वही आदमी भाग कर आता है जिसका बाजू इस औरत ने कटवाया था। वो पूरी तरह गुस्से से जल रहा था। वो उसे मारने ही वाला था। तभी उस औरत ने बताया कि तुम लोग मेरे बगैर इंजन रूम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंजन रूम सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर मैं मारी गई तो तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ फंसकर मर जाओगे। इसलिए वो सब उसे अपने साथ लेकर आगे के सेक्शन में पहुंच गए, जहाँ आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कोई ट्रेन का हिस्सा नहीं लग रहा होता, बल्कि एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे बाग जहाँ ताजा फल और सब्जियां उगी हुई थी। ये देखते ही गरीब लोग बेचारे हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वो अगले सेक्शन में घुसे तो उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा एक्वेरियम था जिसमें मछलियां इधर उधर तैर रही होती हैं। यही नहीं, आगे जाते ही उनके सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्हें खाने के लिए खाना दिया गया और आखिरकार आज 17 सालों में पहली बार गरीब लोगों ने प्रोटीन बार्स की जगह सुशी खाई। खाना मिलते ही वो उस पर अंधे की तरह टूट पड़े। जैसे ही वो मिनिस्टर खाना खाने वाली थी, अचानक कर्टिस ने उसके मुंह पर चम्मच दे मारी, क्योंकि उसे उनके साथ हुआ जुल्म याद था। तभी उसने वही काले रंग की प्रोटीन बार निकाली और कहा कि तुम्हें इस खाने की जगह आज ये खानी होगी। उस बार को देखते ही उसके चेहरे का रंग वहीं उड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि ये बार कॉकरोच को पीस कर बनाई गई है। लेकिन इस बार कर्टिस ने उसे मजबूर किया, इसलिए न चाहते हुए भी मिनिस्टर को वो गंदी बार खानी ही पड़ी। दरअसल ये उसका बदला था जो उन्होंने ट्रेन के गंदे टूटे हुए सेक्शन में झेला था। जैसे ही वो अगले सेक्शन में पहुंचे, वहाँ उनके चारों तरफ हर किस्म का गोश्त था। वो सेक्शन पूरी तरह गोश्त से भरा पड़ा था। वो ये सब देखकर हैरान रह गए। अगला कंपार्टमेंट उन्हें एक स्कूल तक ले आता है, जहाँ सब वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। यहाँ तालीम के नाम पर ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। सब बच्चों का दिमाग ट्रेन के आखिरी सेक्शन के लोगों के खिलाफ किया जाता था।
जो लोग बेचारे मुफ्त में इस ट्रेन में घुसे थे। सब बच्चों के सामने टेल सेक्शन के लोगों को घटिया, गंदे और बेकार दिखाया जाता था। तभी तानिया आगे बढ़ी। उसके हाथ में अपने बेटे टिम्मी की तस्वीर थी। वो रोते हुए सब बच्चों से अपने बेटे के बारे में पूछती है कि क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है। एक बच्चे ने उसे बताया कि सब बच्चों को अगले वाले सेक्शन में ले जाया गया है। ये सुनते ही तानिया की उम्मीद जिंदा हो गई। इसी दौरान अचानक एक टकला आदमी क्लास के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अंडों की टोकरी थी जो पूरी तरह अंडों से भरी हुई थी। दरअसल ये सब अंडे नए साल की खुशी में बांटे जा रहे थे। वो टकला सब अंडे बारी बारी सब लोगों को बांट रहा था। टेल सेक्शन के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से 17 साल पहले उन्होंने अंडे का नाम तक नहीं सुना था। ये अंडे उन्होंने आज पहली बार देखे, क्योंकि ये सब बेचारे 17 साल से ट्रेन के टूटे फूटे सेक्शन में रह रहकर तकरीबन खत्म ही हो चुके थे। वो टकला सब लोगों को अंडे देता जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये उसकी बहुत बड़ी चाल है। अगले ही पल अचानक उस टकले ने टोकरी के अंदर हाथ डाला और अपनी मशीन गन बाहर निकाली। गन निकालते ही उसने सब गरीब लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्लास की टीचर ने भी अपनी गन निकाली और सबको भूनना शुरू कर दिया। एक ही सेकंड में पूरा क्लासरूम लाशों के ढेर से भर गया। इस बीच गोली सीधा उसी आदमी को जा लगी जिसका बाजू काटा गया था। तभी सब गार्ड्स भी अंदर आ घुसे। इधर वो टीचर भी सबको मारती जा रही थी, लेकिन तभी मौके पर एक साथी ने चाकू सीधा उसकी गर्दन में दे मारा, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। जैसे ही कर्टिस ने मुड़कर कैमरे की तरफ देखा तो वहाँ गार्ड्स का लीडर उसी बूढ़े आदमी गिलियम को पकड़े हुए था। उसने अगले ही पल उस बूढ़े आदमी को वहीं पर गोली से भून दिया। ये देखते ही उसका गुस्सा अंदर से फूट पड़ा। उसने तुरंत मशीन गन उठाई और बिना सोचे उस मिनिस्टर का काम वहीं पर तमाम कर दिया। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग, कर्टिस, नामगूंग और योना ही बचे थे, और अब वो सीधे आगे इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे आगे सीधे अगले सेक्शन में घुसते जा रहे थे, जहाँ उनके सामने अस्पताल, दर्जी, ब्यूटी पार्लर सब कुछ भरा पड़ा था। जैसे ये ट्रेन नहीं बल्कि एक चलता फिरता लग्जरी शहर हो। एक कंपार्टमेंट में सब अमीर लोग पार्टी में धुत पड़े थे। कर्टिस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था, तभी ट्रेन की दूसरी तरफ से गार्ड्स का लीडर उन पर अंधाधुंध फायर करने लगा। आगे से कर्टिस ने भी फायर किया, लेकिन उसका फायर बेकार था, क्योंकि उसकी गन छोटी होने की वजह से वो गोलियां ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, सामने से वही गार्ड्स आकर उन पर अंधाधुंध फायर कर डालते हैं। इस अफरा तफरी के बीच गार्ड लीडर ने कर्टिस को काबू कर लिया और मौका देखते ही उसे चाकू घोंपने ही वाला था। अचानक एडगर ने अपना हाथ आगे कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन किसी तरह करके उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया और चाकू सीधा उसके अंदर घोंप दिया, और आखिरकार कर्टिस का करीबी दोस्त अपनी जान की बाजी हार ही गया। इसी दौरान जब कर्टिस ने उठकर उस औरत तानिया को देखा, तब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, क्योंकि उसे भी गोली लग चुकी थी। उसने कर्टिस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर ही आना है। ये कहते ही तानिया वहीं पर मर जाती है। अपने सब साथियों को मरता देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा और बिना सोचे इंजन रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चाबियों के वो दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। नामगूंग ने उससे कहा कि हम चाह कर भी इंजन रूम तक नहीं जा सकते। तभी उसने इशारा करके बताया कि अगर हम इस दरवाजे को खोल लेते हैं तो इस ट्रेन से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन कर्टिस ने उससे कहा कि ये बात जितनी कहने में आसान है उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हम दोनों बाहर निकल भी गए तो बाहर जमा देने वाली बर्फ हमें जिंदा मार डालेगी। आगे से नामगूंग ने कहा कि समझो हमारा काम हो गया, क्योंकि बाहर का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने उस दिन ट्रेन से बाहर जब देखा, तब मुझे बर्फ के नीचे फंसा हुआ जहाज का मलबा साफ दिखाई दे रहा था, जो दुनिया तबाह होते समय क्रैश हो गया था। मतलब बाहर का तापमान कम पड़ता जा रहा है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। इसी दौरान उसने क्रोनोल से बना हुआ बहुत ही बड़ा टुकड़ा दिखाया, जो वो कई सालों से इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन ये उसके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़े बम की तरह फट सकता है। अगर हम इसे दरवाजे पर लगाकर फोड़ दें तो दरवाजा फट जाएगा और हम इस कैद से आजाद हो जाएंगे। इससे पहले वो वहाँ कुछ कर पाते, अगले ही पल इंजन रूम से वही औरत बाहर निकली जिस पर एंड्रयू ने जूता फेंका था। आते ही उसने उस नशेड़ी आदमी नामगूंग पर गोली चला दी, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया। आखिरकार वो कर्टिस को इंजन सेक्शन तक ले आती है, जहां उसका सामना विलफोर्ड से होता है, वही आदमी जिसने इस ट्रेन के टेल सेक्शन वाले लोगों की जिंदगी कुत्ते की तरह कर दी थी। वो कर्टिस का वेलकम करता है। फिर उसने उसके सामने असली सच खोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो सारे मैसेज टेल सेक्शन में वो खुद जानबूझकर भेजता था, ताकि ट्रेन के लोगों के बीच जंग करवा सके, जिससे ट्रेन की पॉपुलेशन ज्यादा न बढ़े और ये ट्रेन ज्यादा देर तक चल सके। ये सुनते ही कर्टिस का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन अब वो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हमें नामगूंग दिखाई देता है, जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि गोली उसके हाथ पर लगी थी, जिसकी वजह से वो बच गया। उसके सामने सब VIP लोग खड़े थे और उसने और उसकी बेटी ने बिना सोचे सबको भूनना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये पिछले 17 सालों से कैद में थे। थोड़ी ही देर बाद सब VIP लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनकी तरफ बढ़ने लगी। नामगूंग ने अपनी बेटी को आवाज लगाई कि जल्दी से ट्रेन के दरवाजे पर लगे क्रोनोल पर आग
आग लगाओ। ये सुनते ही उसकी बेटी सीधा कर्टिस से माचिस की डिब्बी लेने के लिए भाग पड़ी, लेकिन तभी उसे नीचे से किसी की हलचल की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही उन्होंने वो फ्लोर खोला तो नीचे वाला नजारा देखकर वो दोनों दंग रह गए, क्योंकि नीचे वही बच्चा था जिसे उस दिन पकड़कर लाया गया था और वो ट्रेन का इंजन चला रहा था, क्योंकि इस ट्रेन को हर साल एक बच्चा चलाता था। इस ट्रेन के मालिक विलफोर्ड ने तो हद ही पार कर दी, जैसे वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि इस ट्रेन का स्पेयर पार्ट हो। ये देखकर कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने सीधा एक जोरदार मुक्का कसके उसके मुंह पर दे मारा और अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने तुरंत वो माचिस योना को दी और जल्दी से टिम्मी को बाहर खींचने लगा। किसी तरह करके उसने उसे बाहर निकाल ही लिया। उसी मौके पर योना ने क्रोनोल को आग लगा दी। आग लगते ही वो दरवाजा जोरदार बम की तरह फट गया। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि ट्रेन के आसपास की बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हिल पड़ी और सीधा उस ट्रेन पर आ गिरी। चट्टानों के गिरते ही ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके सभी कंपार्टमेंट एक के बाद एक टूटकर बिखरने लगे। लोहे, आग, बर्फ सब कुछ एक ही जगह पर तबाही में बदल गया। इस हादसे में ट्रेन के लगभग सारे लोग खत्म हो जाते हैं। जैसे ही योना को होश आया उसने हर तरफ देखा, लेकिन उसके पिता और कर्टिस कहीं नहीं दिखाई दिए। वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बम की वजह से सब लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए और खुशकिस्मती से उस मलबे के बीच टिम्मी और योना ही बच पाए। दोनों ने धीरे धीरे पहली बार अपने कदम बर्फ के बीच रखे। बाहर निकलते ही उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। दूर दूर तक वहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। इसी दौरान उन्हें दूर एक सफेद भालू दिखाई दिया जो बर्फ के बीचों बीच जिंदा खड़ा था, और वही सबसे बड़ी निशानी थी, क्योंकि सच में ही बर्फ पिघल रही थी और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी जीने की। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।